सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मर गर्ल। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आई होप आपके फेस्टिवल बहुत अच्छा जाए। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पे जो आंसर शीट है वो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको इस तरह से लिखना है कि ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। और बी फार्मेसी के बच्चे तो इसे ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम इस हेल्पफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे ना, आपको जो है अच्छे से कंटेंट समझ नहीं आएगा और मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम देने से पहले, और ये बातें आपको दिमाग में बिठा के चलनी है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ। ठीक है, तो पहली बात मैं बता देती हूँ, फर्स्ट 10 to 15 शीट्स आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखनी है। अपना एक गोल बनाओ कि मेरे आंसर शीट की पहली 10 से 15 शीट तो सुंदर हैंड राइटिंग में ही होनी चाहिए, क्योंकि देखो बाद में टाइम कम बचता है तो हम जल्दी जल्दी में हैंड राइटिंग अच्छी बना नहीं पाते, और ये एकदम नॉर्मल फिनोमिनन है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जो एग्जामिनर होता है उसके पास देखो 100 से ज़्यादा शीट्स होती हैं चेक करने को, तो वो हर शीट को एकदम ध्यान से चेक तो करेगा नहीं। तो बेटर है कि अगर आप पहले अपनी आंसर शीट को ना अच्छी हैंड राइटिंग में लिखनी स्टार्ट करो, मतलब 10 से 15 पेजेस अगर आपकी सुंदर हैंड राइटिंग में होंगे, तब एग्जामिनर को लगेगा कि यार ये अच्छे बच्चे की कॉपी है ना। तो फिर वो आपकी राइटिंग अच्छी दिखेगा, इंप्रेस हो जाएगा आपके आंसर शीट से, और आपकी जो आंसर शीट है उसमें स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करेगा, है ना। तो अपना पहला 10 से 15 जो शीट्स है आपके आंसर शीट की, उसको अच्छे से लिखना। और जो सेक्शन आता है उसे पहले करो, ये तो आपको करना ही करना है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, B, C। तो अगर आपको सेक्शन बी अच्छे से आता है ना, सब आता है उस सेक्शन बी में, सब कुछ आता है, तो उसे पहले अटेम्प्ट करो। अगर आपको सेक्शन ए अच्छे से आता है तो उसको पहले अटेम्प्ट करो। अगर आपको सेक्शन सी अच्छे से आता है उसको पहले अटेम्प्ट करो। ऐसी कोई कंपल्शन किसी एग्जाम में नहीं होता कि सीरियल वाइज ही आपको हर चीज़ अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन आपको याद रखनी है, अंडरलाइन विद पेंसिल आफ्टर ईच आंसर। ये तो देखो, ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात है वैसे, बट बेटर रहेगा कि अगर आपके पास एग्ज़ाम ख़त्म, आपका एग्ज़ाम 10-15 मिनट पहले आपका पेपर हो जाता है, या फिर 5 मिनट पहले भी आपका पेपर हो जाता है, तो कम से कम आप क्या करना कि जो भी आंसर आपने लिखा है उसके नीचे बस पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, क्योंकि इससे ना सेपरेट हो जाते हैं सारे आंसर, जो अलग अलग आंसर, और आंसर शीट बहुत ज़्यादा मैनेजेबल और अच्छी लगती है एग्जामिनर को। मतलब इजीली वो आंसर देख सकते हैं कि अच्छा इसका ये आंसर लिखा है बच्चे ने। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लेना, या फिर टाइम मिले तो कर लेना, उतना वैसे ही ऑप्शनल है, टाइम मिले तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना। नाउ डू नॉट ओवर राइट, जो पूछा है बस वही लिखो। ये तो सब सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो पूछा है वो लिखो। अगर क्वेश्चन में आ रखा है राइट द सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, तो आप बेशक लोकल एनेस्थेटिक की डेफिनेशन लिखने के बाद सार लिख देना, बट और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है कि लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है। चलो आपने लिखा, फिर यूजेस भी लिख दिए, क्लासिफिकेशन भी लिख दिए, फिर जाके सार लिख रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते इन सबसे। उसमें आपको जो पूछा है, अगर क्वेश्चन पेपर में सार पूछा है ना, तो सार ही लिख दो। 5 नंबर में आपको सिर्फ सार ही लिखना है। आपकी अगर 1 शीट भर रही है, 2 शीट भर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो पूछा है, अगर सार लिखना पूछा है तो सारी लिखो, और कुछ नहीं लिखना है। लोकल एनेस्थेटिक के यूजेस लिख दिए, क्लासिफिकेशन लिख दी, ये सब नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये सिर्फ लक की बात होती है कि एग्जामिनर कभी नंबर दे देता है, बट हमें लक के ऊपर नहीं चलना पेपर देने, हमें पास होना, यूनिवर्सिटी पेपर में पास होना बहुत जरूरी होता है ना। जिस क्वेश्चन के आंसर का कम कंटेंट आता है उसमें फ्लो चार्ट बना दो। चलो सपोज करते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसमें आपसे जैसे कि पीटीसी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, फार्मास्यूटिक थेरेप्यूटिक कमेटी पीटीसी के बारे में पूछा है, बट आपको पीटीसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट ही पता है, बट वो है नहीं, वो 10 नंबर का क्वेश्चन लगा, जैसे कि 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको पीटीसी पूछा है और आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 5 ही पॉइंट आते हैं पीटीसी के, तो आपको थोड़ी चालाकी दिखानी है। सबसे पहले आपने पीटीसी एक्सप्लेन कर दिया, फिर पीटीसी के क्या लिखने हैं आपको, ये 5 पॉइंट लिख दिए, फिर उसके बाद क्या करना ना, थोड़ा आपको लग रहा है कि मुझे कंटेंट कम लग रहा है, तो वो जो आपने 5 पॉइंट लिखे हैं उनको थोड़ा
उनको फ्लो चार्ट बना देना उन्हीं का, जैसे यहाँ पे पीटीसी लिख दिया, यहाँ पे इसका ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है। इस तरह से कर दो तो थोड़ी शीट भर जाएगी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा और एग्जामिनर ना एक इम्प्रेस हो जाता है ये फ्लो चार्ट्स देख के। और मैंने अपने पेपर में इतने फ्लो चार्ट बना रखे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये फ्लो चार्ट देख के, टेबल्स देख के एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है, तो वो नंबर दे देता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना ना। यूज पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में तो कभी भी अटेम्प्ट मत करना, एक तो समझ नहीं आता लिखा क्या और पढ़ा भी नहीं जाता। तो बेटर है कि आप ऐसे बुलेट्स पेन में बना के अपने पॉइंट्स में अपना आंसर समझा दो, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है और अच्छा भी लगता है और रीडेबल होता है। ओके, तो मैंने आपको ये अच्छे से समझाने के लिए, ये तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए जो आपको एग्ज़ाम देने से पहले अपने दिमाग में अच्छे से रखने हैं। बट मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगी कि आपको कैसे अपना क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लिया है अपने ही साल का, अभी मैंने रिसेंटली अपना बी फार्मा कंप्लीट किया, तो मैंने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का ये मेरी यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो है PGIMS रोहतक, हरियाणा की यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठाया है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का। तो उसमें हम सेक्शन बी का ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन माल न्यूट्रिशन व्हाट इट टाइप्स, कि हमें ये कैसे अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है डिफाइन माल न्यूट्रिशन व्हाट आर इट्स टाइप, डिस्कस विद एग्जांपल ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद इट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें आंसर शीट अटेम्प्ट कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले ये मैंने सैम्पल आंसर लिखा है। ठीक है, थोड़ा कंटेंट कम लिखा है बट आपको समझाने के लिए बेहतर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझसे पूछा डिफाइन माल न्यूट्रिशन, तो मैंने माल न्यूट्रिशन अच्छे से समझा दिया। मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ माल न्यूट्रिशन ही समझाया, मैंने और चीज़ लिखी ही नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मुझसे ये पूछा था टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, तो देखो मैंने कैसे सबसे पहले ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है ना कि माल न्यूट्रिशन के अंडर न्यूट्रिशन होते हैं, ओवर न्यूट्रिशन होते हैं। फिर मैंने ये अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन को एक एक करके इस तरह से समझाया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना आंसर कितना रीडेबल हो रहा है, आपको एग्जामिनर को समझ आ रहा है कि हाँ ये लिखा है इसने, तो वो बिना पढ़े भी नंबर दे देगा इसमें। तो क्योंकि देखो सब दिख ही रहा है, एक आंख से सब दिख रहा है, एक नज़र में सब कुछ दिख रहा है, कुछ फैला वैला कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं फैलाना है, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैंने फिर पहले अंडर न्यूट्रिशन समझाया, फिर उसके बाद मैंने ओवर न्यूट्रिशन समझाया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डिजीज एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन, तो मैंने यहाँ पे डिजीज लिखी, हेडिंग डाली डिजीज एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन। फिर मैंने डिजीज के नेम लिखे कि कौन सी डिजीज है, ताकि एग्जामिनर पहले ये तो देखे कि डिजीज ने सही लिखी है कि नहीं। फिर मैंने डिजीज लिख दी है, कौन सी डिजीज है। वैसे और डिजीज भी आती है बट मैंने सैम्पल आंसर लिखा है तो आपको समझ आ जाएगा, जैसे मेरास्मस, क्वाशियोरकर, अनीमिया, रिकेट्स, कर्वी गॉइटर। ठीक है, तो ये सब डिजीज होती हैं। फिर मैंने इन डिजीज को समझाया। सीवियर से मेरास्मस क्या होता है, सीवियर वेस्टिंग एंड एनर्जी डेफिशिएंसी लीडिंग टू एक्सट्रीम वेट लॉस एंड मसल डिप्लीशन। तो इस तरह से आपको करना है। तो पहले मैंने डिजीज के नाम लिख दिए, फिर मैंने एक एक करके अच्छे से सारी डिजीज समझा दी। कंटेंट मैंने कम लिखा है क्योंकि सैम्पल आंसर है, बट आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है कि क्वाशियोकर क्या होता है, अनीमिया क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से एक एक करके सारी डिजीज समझा दी। फिर मैंने नीचे अंडरलाइन लगा दिया ताकि मैं नेक्स्ट आंसर अपना स्टार्ट कर सकूँ। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। कम से कम 10 नंबर वाले अच्छे से अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपको अच्छे से लिखना होता है। और जो क्वेश्चन और जो आपका पूछा है ना वही लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है यार ज़्यादा शीटें भरने की, कुछ नहीं होता शीटें भरने से। मैं आपको बताऊं, मेरे मतलब 4th सेमेस्टर में कोग्नोसी का पेपर था, 40 नंबर की शीट, 40 शीटें होती हैं टोटल PGI में। आई थिंक आपकी यूनिवर्सिटी में भी 40 ही होती है, बट मेरी यूनिवर्सिटी में 40 शीटें थी। तो मैंने 40 शीटें होती हैं। अब मैंने पता है मेरा कोग्नोसी का पेपर 22 शीटों में पूरा हो गया था, जो 4th सेमेस्टर में मेरा कोग्नोसी का पेपर था। बट फिर जब मैं एग्जामिनर से एग्ज़ाम दे के बाहर निकली तो वहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा कि तुम्हारा कितनी शीट लगा, वो कह रहे 37, कुछ कह रहे हैं 40। मुझे उनका सोच के लगा मेरी तो पक्का रही है भाई, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है। बट जब रिजल्ट आया ना तब मैंने देखा मेरे कोग्नोसी में 81 मार्क्स थे 100 में से। फिर मैं शॉक हो गई थी कि इतने नंबर कैसे आए। फिर देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई मैटर नहीं करता आप कितना शीट भरते हो, आपका जो मेन चीज़ है वो होता है कंटेंट। कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पूछा है वही लिख दो, कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको वो आंसर नहीं आता तब आप लिख दो जो आपको लिखना है। ठीक है,
ओके, सो गाइज दिस इज़ ओनली फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये स्मॉल वीडियो या फिर ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो। आप बी फार्मेसी से हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कोर्स से हो, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ये आपके ही हेल्पफुल आएगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।